नमस्कार, क्राइम की दुनिया में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आज हम सभी को क्राइम की दुनिया और उन वारदातों से अवगत कराऊंगा जिससे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और रात की नींद उड़ जाएगी। लेकिन इन सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि क्राइम जैसा भी हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक तरफ मुजरिम वारदात को अंजाम देता है तो वहीं दूसरी तरफ कानून के हाथ आरोपियों की गिरोह तक पहुंच ही जाते हैं, आरोपियों को गिरफ्तार करते हैं। कहते हैं जुर्म जैसा भी हो लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहल इस खबर से। बात गुजरात की है। गुजरात के गांधीनगर से बीते दिनों एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 40 वर्षीय राम यादव ने 4 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। बता दें, घटना के बाद जब पुलिस क्राइम सीन की जांच कर रही थी तब आरोपी पुलिस की गोली का शिकार बन घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस क्राइम सीन की जांच के दौरान महिला पुलिस इंस्पेक्टर लता देसा ने आरोपी को भागते देखा और उस पर गोली चलाई। गोली आरोपी के बाएं पैर पे लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उसकी हालत भी स्थिर है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी यादव ने बच्ची को उस समय अगवा किया जब वो अपनी मां के साथ कच्ची झोपड़ी में सो रही थी। इसके बाद उसने सेक्टर 24 में एक सुनसान जगह पर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। बता दें, बच्ची ने अपनी मां को इस घटनाक्रम के बारे में बताया, जिसके बाद मां ने तुरंत पुलिस से इस मामले में प्रकरण दर्ज कराया और यादव को सेक्टर 25 से गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची के अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक महिला पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर ने उससे धीरे धीरे बात करके विश्वास और वारदात की पूरी जानकारी ली, बच्ची का भरोसा जीता। साथ ही पुलिस को क्राइम सीन का पता चला, जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को वारदात वाली जगह पर ले गई और पंचनामा जैसे क्राइम रिएक्ट स्टेशन पर करना था। तभी आरोपी ने पुलिस वालों को धक्का देकर भागने की कोशिश की। बता दें आपको कि महिला इंस्पेक्टर ने उसे चेतावनी भी दी लेकिन वह नहीं रुका। इस वारदात के बाद इंस्पेक्टर ने 3 राउंड फायर किए, जिससे गोली उसके पैर पे लग गई और मामले में गांधीनगर पुलिस के सुपरिटेंडेंट रवि तेजा वसंत सेठी ने बताया कि आरोपी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पुलिस ने यह भी कहा कि कार्रवाई आरोपी को रोकने के लिए बहुत जरूरी थी। वहीं हम शुरुआत करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां लखनऊ से आ रही है। बता दें कि शनिवार देर रात 26 साल के शिव प्रकाश की हत्या कर दी गई। आरोप यह है कि हमलावर ने शिव प्रकाश की पत्नी सविता पर भी हमला किया और लोहे की रॉड से उसके सिर पर मारा। हत्या का आरोपी पड़ोसी सतीश पर भी लगाया गया, मगर मृतक के पिता ने जो आरोप लगाए उससे पूरी कहानी पलटी हुई भी नजर आ रही है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ इस कहानी में। मृतक की पत्नी सविता के मुताबिक आरोपी सतीश उनके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहता था। उसके पति शिव प्रकाश से काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। सतीश के खिलाफ पहले भी केस दर्ज कराया गया था, लेकिन सविता के मुताबिक शनिवार रात करीब 1 बजे आरोपी गाली गलौज करते हुए घर के बाहर पहुंचा और गेट पर लात मारने लगा। शोर सुनकर शिव प्रकाश ने जैसे ही गेट खोला, आरोपी उसे घसीटते हुए सड़क पर ले गया और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बीच बचाव करने पहुंची सविता के साथ भी मारपीट की गई। बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों की मदद से शिव प्रकाश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। आपको बता दें, वही दूसरी वारदात, मृतक के पिता शिवदीन ने बहू पर अवैध संबंधों के आरोप लगा दिए। मृतक के पिता का कहना है कि उनकी बहू सविता का अवैध संबंध मोहल्ले में रहने वाले सतीश से चल रहा था। बेटे ने समझाने की कोशिश भी की मगर बहू नहीं मानी। आपको बता दें, पिता का यह भी कहना है कि रात 2 बजे साजिश के तहत बहू और उसके प्रेमी ने बेटे को मारा, फिर बहू ने घटना की सूचना उसे दी। पिता का कहना था कि अब बहू पुलिस को भी गुमराह कर रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक के पिता शिवदीन की तहरीर के बाद केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी सतीश कुमार को पुलिस हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है।
वहीं बढ़ते हैं तीसरी और बड़ी खबर की ओर, जो जौनपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के शामली और जौनपुर से सामने आई दिल दहला देने वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वहीं और नदियों में फेंक दिए तो कहीं पिता ने पत्नी और मासूम बेटियों को गोली मारकर हत्या कर घर के आंगन में दफना दिया। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शामली और जौनपुर में बीते दिनों हत्या की एक ऐसी वारदात हुई जिसने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। दोनों जिले के सामने आए दो मामलों ने इंसानियत को झकझोर दिया, जहां भरोसे के रिश्ते ही मौत की वजह बन गए। कहीं बेटे ने माता पिता को मौत के घाट उतारकर शवों को टुकड़ों में बांट दिया, तो कहीं पिता ने पत्नी और बेटियों को गोली मारकर घर के आंगन में दफना दिया। यह सिर्फ हत्याएं नहीं, बल्कि परिवार में टूटने भरोसे की भयावह तस्वीरें जिसे लोग दहल गए हैं। आपको बता दें, जौनपुर के अहमदपुर गांव में रहने वाले श्याम बहादुर और उनकी पत्नी बबीता अपने बेटे अम्बेश के साथ रहते थे। अम्बेश पहले कोलकाता में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन पिछले 3 महीनों से वह अकेले गांव में आया हुआ था और घर में इस दौरान पैसों और जमीन को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस के मुताबिक घटना 8 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। विवाद इतना बढ़ गया कि अम्बेश ने लोहे के बट्टे से पहल कर अपनी मां के सिर पर वार किया, जिसके बाद जब पिता श्याम बहादुर ने किसी को फोन कर मदद लेने की कोशिश की तो बेरहम बेटे ने रिश्तों को तार करते हुए उसके सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और फिर पास पड़ी रस्सी से उनका गला कस दिया। दोनों की मौत के बाद आरोपी ने घर के बेसमेंट में रखी आरी और औजारों का इस्तेमाल कर शवों को टुकड़ों में काट दिया। अम्बेश का जब इससे भी मन नहीं भरा तो माता पिता के शवों को 3-3 हिस्सों में कर कुल 6 सीमेंट की बोरियों में भरा। फिर अपनी कार से शवों को लेकर वह बेलाव पुल पहुंचा और बोरियों को गोमती नदी में फेंक दिया। मां के शव का एक हिस्सा बोरी में ना आने पर उसे अलग अलग से वाराणसी जाते समय सई नदी में फेंक कर आगे निकल गया। घटना के बाद आरोपी जौनपुर और वाराणसी में घूमता रहा। इसी बीच घटना 13 दिसंबर की है, जहां पर मृतक दंपत्ति की बेटी वंदना ने जाफराबाद थाने में माता पिता और भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए 15 दिसंबर को अम्बेश को दबोच लिया और जिसके बाद इस कातिल बेटे की सारी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। दूसरा मामला शामली का है, जहां एक नाराज पति का गुस्सा तब ज्यादा हो गया जब उसकी पत्नी बिना बुर्के और नकाब पहने मायके चली गई, जिसके बाद पति ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और उसकी पत्नी बिना बुर्के और नकाब पहने मायके चली गई थी तो उसे लगातार पैसों की मांग भी करती थी, जिसके चलते शामली के एसपी एनपी सिंह ने यह भी बताया कि शक और पारिवारिक कलह की वजह से पति फारूक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और शव को गायब करने की साजिश भी रची। आरोपी फारूक ने घर में पहले एक ही गड्ढा खोद रखा था। ट्रिपल मर्डर के बाद पत्नी और 2 बेटियों के शवों को उसने छुपाने के बाद उसने आसपास के लोगों को यह भी बता दिया कि पत्नी और दोनों बेटियों को मायके छोड़ आया हूं। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद सनकी फारूक ने जो बताया वो और भी हैरान कर देने वाला मामला था। उसने बताया कि मेरी पत्नी पैसे मांगती थी, उसको लेकर विवाद हुआ और उस बात से नाराज होकर बिना बुर्का और नकाब पहने वह मायके चली गई। इस मासूम बेटियों की जान फारूक ने ली और उम्र महज 6 और 14 साल की थी। जांच में सामने आया कि महिला और उसकी दोनों बेटियों की हत्या सनकी फारूक ने 9 दिसंबर की रात को कर दी थी और फिर उन्हें घर के आंगन में ही दफन कर दिया। वहीं हम बात करते हैं सहारनपुर से। सहारनपुर में एक ऐसी जघन्य अपराध वाली खबर आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की। एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाश सिराज अहमद उर्फ जलीस को मुठभेड़ में मार गिराया। यह मुठभेड़ सहारनपुर जिले के गंगो थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतक बदमाश सिराज अहमद सुल्तानपुर जिले के एक चर्चित हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हत्या और हत्या के प्रयास, रासुका समेत करीब 30 गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज थे।
एसटीएफ ने सूत्रों के अनुसार बताया कि सिराज अहमद पंजाब हरियाणा बॉर्डर से सहारनपुर के गंगोह इलाके में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान एसटीएफ और उसके मूवमेंट की पुख्ता सूचना मिली और सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने इलाके में घेराबंदी कर उसे रोकने की कोशिश की। बता दें, खुद को चारों ओर से घिरा देख सिराज अहमद ने एसटीएफ टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने मोर्चा संभाला, जिसमें सिराज अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। आपको बता दें, मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने मौके से भारी मात्रा में अवैध सामान भी बरामद किए। सिराज अहमद के पास से 30 बोर और 32 बोर की पिस्टल के साथ साथ बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल भी बरामद किए। सिराज अहमद कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बताया जाता है। वहां वह D68 गैंग का लीडर भी था। आपको बता दें, सुल्तान जिले के लंबे समय तक आतंक का पर्याय बना रहा और उसके खिलाफ दर्ज मामले में हत्या, रंगदारी और अवैध हथियार और गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनी जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल थीं। प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर सिराज अहमद की पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी आधा दर्जन से लग्जरी गाड़ियां, 7 बेशकीमती अचल संपत्तियां कुर्क कर ली थी, जिनकी कीमत भी करोड़ों में आंकी गई है। बता दें, सहारनपुर पुलिस ने पिछले कई दिनों से लगातार इनामी अपराधियों पर एनकाउंटर के तहत कार्रवाई भी लगातार जारी की है, जिसके चलते अपराधियों और उनके शरण देने वालों में दहशत साफ देखी जा रही है। कई अपराधी स्वयं थाने में सरेंडर कर चुके हैं और मुख्तार अंसारी गैंग का 1 लाख का इनामी अपराधी बुधवार सुबह राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। एसटीएफ के सूत्रों ने भी बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स को 1 लाख के इनामी बदमाश पंकज यादव के मथुरा के फराई क्षेत्र में मौजूद होने की भी सूचना मिली थी। बात सूत्रों की करें तो एसटीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल सवार यादव को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई में जिसमें यादव मारा गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। साथ ही घटना के अनुसार एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और बिहार के शहाबुद्दीन गैंग के लिए कथित तौर पर भाड़े पर हत्या यह करवाता था। सूत्रों के मुताबिक यादव पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदार जैसे जघन्य अपराध में 36 मुकदमे दर्ज थे। यादव अगस्त 2009 में मऊ में हुए ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह राम सिंह मौर्य और उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सतीश की मार्च 2010 में हुई हत्या मामले में भी जघन्य अपराधी था। देर रात एसटीएफ ने मुख्यालय को पुख्ता खुफिया और सूचना मिली कि अधिवक्ता हत्याकांड में वांछित सिराज अहमद पंजाब हरियाणा बॉर्डर से होते हुए सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और सघन चेकिंग अभियान किया। खुद को पुलिस से घिरा देख सिराज अहमद ने टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सिराज को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सिराज घायल अवस्था में तकनीकी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें, एसटीएफ की इस कार्रवाई को कानूनी व्यवस्था के लिहाज से बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन सिराज अहमद लंबे समय से पुलिस और प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसके एनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर समेत कई जिलों में सक्रिय अपराधियों के नेटवर्क को गहरा झटका लगा। फिलहाल एसटीएफ पुलिस लगातार इसकी कार्रवाई भी कर रही है और आपको बता दें कि लंबे समय से सिराज पुलिस और प्रशासन के लिए एक सिरदर्द बना था, जो एनकाउंटर में मारा गया। साथ ही एनकाउंटर के दौरान कई चीज़ें भी पुलिस ने बरामद की हैं। एसटीएफ टीम और स्थानीय पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी कर रही है और यह भी खंगाला जा रहा है कि सिराज के संपर्क में और कौन कौन से लोग थे।
वहीं बढ़ते हैं देहरादून की ओर। देहरादून में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को 72 टुकड़ों में काट कर फ्रिज में रख दिया। 72 टुकड़ों में काटने के बाद बच्चों के पूछने पर उसने झूठ बोलता नजर आया। और बता दें आपको कि जाने कैसे इस मर्डर मिस्ट्री का हुआ खुलासा। 2010 में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या अनुपमा गुलाटी की, जिसका मामला 12 दिसंबर 2010 को तब सामने आया जब अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया था। 15 साल पहले अमेरिका से लौटे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को 72 टुकड़ों में काट डाला। सबूत मिटाने के लिए शवों के टुकड़ों को अलग अलग शहर और जगहों में फेंक दिया। साथ ही मामला यह अक्टूबर 2010 का बताया जा रहा है। 17 अक्टूबर 2010 की रात को झगड़े के दौरान पति राजेश ने अनुपमा को थप्पड़ मारा, जिससे अनुपमा का सिर दीवार से टकराया और बेहोश हो गई। डर के मारे कहीं वह होश में आकर शिकायत न कर दे, इसलिए राजेश ने निम्रता से उसकी हत्या कर दी। राजेश ने इलेक्ट्रॉनिक की आरी और डीप फ्रीजर खरीदा और पत्नी अनुपमा के शव को 72 टुकड़ों में काट डाला, प्लास्टिक बैग में रखकर फ्रीजर में छिपा दिया। उसके बाद वो धीरे धीरे इन टुकड़ों को देहरादून के सुनसान इलाकों में फेंकता रहा। 2017 में देहरादून की अदालत ने राजेश को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके साथ ही 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद राजेश गुलाटी ने निचली अदालत में फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी और 8 साल चली सुनवाई के बाद बुधवार को जस्टिस रविंद्र मैथानी और जस्टिस आलोक मेहरा की बेंच ने उसकी अपील खारिज कर दी और निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। लव स्टोरी बन गई मर्डर मिस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी और अनुपमा की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए 1952 में हुई थी और 7 साल के अफेयर के बाद दोनों ने 10 फरवरी 1999 को शादी की थी। 2000 में राजेश और अनुपमा अमेरिका शिफ्ट हो गए, लेकिन यहीं से दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई, जिससे परेशान अनुपमा 2003 में इंडिया लौट आई और 2005 में राजेश उसे मनाकर फिर अमेरिका ले गया। दोनों के बीच सब ठीक रहा, लेकिन अनुपमा के 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म दिया। हत्या को कैसे दिया अंजाम, साथ ही जानकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। 2008 में दोनों अपने बच्चों के साथ भारत लौट आए और देहरादून में रहने लगे, लेकिन दोनों के बीच झगड़े होते रहे और बात घरेलू हिंसा और संरक्षण अधिक सतह तक पहुंच गई। राजेश को फटकार लगाई गई और उसे अनुपमा को 20,000 रुपये महीने का आदेश दिया गया। 1 महीने तो राजेश ने रुपए दिए, लेकिन 17 अक्टूबर 2010 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ और राजेश ने अनुपमा को बेरहमी से मार डाला। इसके बाद वह बाजार से इलेक्ट्रॉनिक आरी और डीप फ्रीजर खरीद कर लाया और शव को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। बच्चों ने जब मां के बारे में पूछा तो राजेश ने उसे बताया कि वह नानी के घर चली गई। हालांकि बच्चों को पता था कि मां फ्रीजर में है और बच्चे को घुमाने के बहाने शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंकता रहा। इस बीच जब अनुपमा के घर वालों से उसकी बात हुई तो अनुपमा के भाई ने अपने दोस्त को पता करने के लिए कहा। भाई का दोस्त 11 दिसंबर को पासपोर्ट कर्मचारी बनकर जब घर पहुंचा तो उसने बताया कि अनुपमा दिल्ली में है। इसके बाद अनुपमा के भाई और परिजनों ने जब राजेश पर दबाव बढ़ाया तो राजेश को पता चल गया कि अब जल्द ही उसकी पोल खुलने वाली है। सोचकर उसने विदेश भागने की तैयारी की, लेकिन 12 दिसंबर को अनुपमा का भाई पुलिस के साथ पहुंचा। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर जब पूछताछ शुरू की तो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। बता दें आपको, उत्तराखंड न्यायालय ने देहरादून के अनुपमा गुलाटी हत्याकांड में निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। इस खौफनाक हत्याकांड में पत्नी अनुपमा गुलाटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति राजेश गुलाटी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की। राजेश गुलाटी पर 17 अक्टूबर 2010 को अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की बेरहमी से हत्या करने, उसके शरीर में 72 टुकड़े करने और उन्हें डीप फ्रिज में रखने का आरोप था। 2017 को देहरादून की अदालत ने राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि 70,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा किए जाएं, जबकि शेष राशि अनुपमा के बच्चे के वयस्क होने तक के बैंक में रखें। तो ये थी क्राइम से अलर्ट की दुनिया में सभी खबरें आपके लिए, और आपको अवगत कराते हुए यह भी बता दें कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए।
क्राइम की दुनिया लगातार चलती रहेगी। साथ ही सतर्कता बनाए रखिए। अगली बार फिर एक नए कार्यक्रम के साथ लौटेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए।